रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 10 साल तक इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिया प्राइस की मूवमेंट के साथ, जैसे कि 40-50% स्टॉक बढ़ गए, क्या रिवेन्यू भी उतना बढ़ा है पीछे से। अभी हम देख रहे थे श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन करके एक शेयर है, 2-2.5 रुपये का शेयर 1700-1800 रुपये चला गया, रोज़ अपर सर्किट लगा रहा है 2%। अच्छा। लेकिन वो 1800 से 600 भी इसी स्पीड से आया। भाई यस बैंक जैसे ऊपर जाना शुरू होता है सप्लाई आ जाती है। ये हमने देखा बिरला ओपस पेंट आया तो एशियन पेंट इतना पुराना लीडर है, उसको भी दिक्कत होती है। 5% 6% मार्केट शेयर वो ले चुका है अभी तक। तो वो शेयर बना यहाँ से 10 गुना 15 गुना 20 गुना, यहाँ तक के उसने रिटर्न जनरेट करके दी। तो आपको देखना होगा कि आपके आसपास क्या घटे, कौन सी गाड़ी बिक रही है, गाड़ी बिक रही है तो उसके अंदर कंपोनेंट क्या लग रहा है, तो ये सब स्टडी आपको करनी होगी। तो इंडेक्स फंड या निफ्टी 20 के थ्रू भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसे लग रहा है कि अभी करेक्शन आने वाला है, ये श्योर हो गया वो कि अभी नहीं होने वाली मार्केट सही, तो वो वहाँ से निकल के शिफ्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नोइंग द नोन। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कब इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और कब एग्जिट करें, तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज के हमारे गेस्ट हैं CA सम्यक जैन और मिस्टर रजत टोंक। हमारे दोनों गेस्ट को 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है और दोनों ही फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और पिछले 10 सालों से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं। तो अगर शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, इन सब चीज़ों पे क्लैरिटी चाहते हैं तो इस एपिसोड को लास्ट तक देखिए। तो सर, शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से 3 फैक्टर हैं जो किसी भी इंसान को जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है शेयर मार्केट में, उसको ध्यान में रखने चाहिए। फैक्टर्स की जब आप बात करते हैं स्टॉक मार्केट में आने से पहले, सो जो भी हमारे पास न्यूबीज आते हैं जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव शुड बी देयर इज़, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें मेरा अनलिमिटेड पैसा बनेगा। मैं 2000 लगाऊंगा मेरे 20,000 बन जाएंगे, या मैं 20,000 लगाऊंगा मेरे 50,000 बन जाएंगे। ओके। इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड जर्नी जहाँ पे आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेंगे, कैलकुलेटिव तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना पड़ेगा, एंड देन ओनली आप एक सर्कमस्टेंशियल कंक्लूजन पे पहुँच सकते हो। सेकेंडली, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसमें अपना फुल टाइम देना चाहते हैं, थिंक इट एज योर ओन मनी। मैं अक्सर देखता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं या मेरे जूनियर्स रहते हैं, व्हाट दे नॉर्मली डू इज़, वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि 25,000 रुपये मेरे डैड ने मुझे दिए हैं, मैं या तो इनको ख़त्म करूँगा या इन 25,000 के 1 लाख बना के छोड़ूंगा। जल्दबाजी रहती है, बहुत जल्दीबाजी दिमाग में रहती है। तो जब तक आपका वो माइंडसेट रहेगा कि आपको 25,000 ख़त्म ही करने हैं, या तो मैं उसको बनाऊंगा या तो मैं बादशाह बन जाऊंगा या फिर मैं इसमें रंग रह जाऊंगा, तो उस माइंडसेट से आप नहीं चलोगे। आपको हमेशा अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो आप कब तक उसके साथ में बने रह सकते हो, तभी आप उसमें पैसा बना सकते हो। ऐसी कुछ एजुकेशन भी अवेलेबल है जो एक बेसिक एजुकेशन किसी भी इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए? कुछ कोर्स अवेलेबल है क्या, उसको सेल्फ स्टडी करनी होती है? देखिए, मार्केट जो गेम है वो है हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है उसके ऊपर। यदि मैं अपने इन्वेस्टमेंट की बात करूं जहां मैंने ज़्यादा पैसे बनाए, तो वो मैंने ज़्यादातर जनरली उन कंपनियों से बनाए जो मेरे आसपास घटित हो रहा था। ओके। जैसे कि APL अपोलो ट्यूब्स की बात करें, तो मैं जनरली एक जर्नी में जा रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ से लेके देहरादून तक सारे ऐड अमिताभ बच्चन के लग रहे हैं, APL अपोलो ट्यूब्स। ओके। तो मैंने फिर उस कंपनी को स्टडी करना शुरू करा कि ये कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है। तो फिर मेरे घर पे एक स्टील का फ्रेम बनना था, तो उसने बताया कि भाई APL का पाइप ले लीजिए आप, सबसे ज़्यादा फिनिशिंग इसके अंदर है। और हम APL के शेयर के बारे में जानते नहीं थे उस समय, कोरोना में नाम भी नहीं सुना था, किसी ने नाम भी नहीं सुना था APL अपोलो ट्यूब्स। फिर मैंने उसके फाउंडर के बारे में पढ़ना शुरू करा, कौन है ये लोग, कहाँ से इन्होंने शुरुआत करी, किस तरह से इनके विज़न है प्रेजेंटेड। फिर और पढ़ना शुरू करा तो पता चला कि ये तो बहुत ही बड़े विज़न पे काम कर रहे हैं, इन्हें नंबर 1 बनना है देश में। तो जो शेयर कोरोना में 1,000-1,100 रुपये चल रहा था, उसे मैंने लेने का मन बनाया सबसे पहले कि भाई इसे हम बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेंगे अपनी लाइफ में, जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे इस कंपनी के साथ 10 साल तक जुड़ना है। तो उस समय मैंने कुछ फंड्स विड्रॉ करे और कहीं से भी अरेंजमेंट करा और धीरे धीरे उसका एक्यूमुलेशन शुरू करा। फिर कोरोना आया, कोरोना का हिट लगा मार्केट में, वो मुझे और नीचे में शेयर मिले,
तो वो शेयर बना यहाँ से 10 गुना, 15 अच्छा। गुना, 20 गुना, यहाँ तक के उसने रिटर्न जनरेट करके दिए। तो आपको देखना होगा कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, कौन सी गाड़ी बिक रही है, गाड़ी बिक रही है तो उसके अंदर कंपोनेंट क्या लग रहा है। तो ये सब स्टडी आपको करनी होगी। कोई ऐसी फॉर्मल स्टडी मार्केट में चलती नहीं कि आपने कोई डिग्री ली है तो आप बहुत ज़्यादा सक्सीड कर जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे यंगस्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, बोले मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? सो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बेसिकली अपना माइंडसेट सबसे पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे इस पैसे से एग्जैक्टली करना क्या है। अगर यू नो एज अ सेकेंडरी इनकम उसको उस पैसे को लगाना है तो डेफिनेटली वी सजेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म में जाइए, क्योंकि विद द कॉर्पोरेट लाइफ, विद द जॉब लाइफ या विद अदर बिजनेस अगर वो इन्वेस्टमेंट्स में आता है, सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में समथिंग वी सजेस्ट, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ऑन अ रिकरिंग बेसिस उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। सो उस केस में अगर लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो उस हिसाब से कंपनी का सिलेक्शन होगा कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड देन कम्स योर फेथ ऑन दैट कंपनी कि किस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें मेरा कितना फेथ है, मेरी कितनी उस पर रिसर्च चली है उस कंपनी के ऊपर, और अगर आज उस कंपनी में कुछ डाउन टाइम्स चल रहे हैं तो मोस्ट लाइकली उसमें अप टाइम्स भी आएंगे। सो वो सिर्फ आपकी रिसर्च के हिसाब से ही कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि आप उस कंपनी को होल्ड कर सकें। बट इफ़ आप उसको एज अ फुल टाइम गेम लेके जाना चाहते हैं कि मुझे अपना इसमें फुल टाइम करियर बनाना है, सो वी टेक्टिकली शिफ्ट्स हिम टुवर्ड्स आवर ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि जब तक वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे वो अपनी कैपिटल को रेकरिंग ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली यू नो टू हैव अ पर्सनल मोटिवेशन, उस मोटिवेशन को कैरी करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके रेगुलर कुछ ना कुछ इनफ्लो, शॉर्ट टर्म गेन भी हो, शॉर्ट टर्म गेन्स भी आते हैं। सो उस केस में देयर इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट कि आप कुछ ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज अपना बनाएं, कुछ अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाएं। ओके। तो उस तरीके से अपनी जर्नी को आगे लेके जाएं डेफिनेटली उसमें। लेकिन ये उन लोगों के लिए है ना जो इसको फुल टाइम करना चाहते फुल हैं। टाइम जाना चाहते हैं और जो अपना मैक्सिमम टाइम इस मार्केट में लगाना चाहते हैं। तो अगर मैं पूछूं, आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात की, लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और शॉर्ट टर्म में क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जैसे आपने बताया कि 50,000 रुपये कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। ठीक। भाई मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? 50,000 लगा के या 1 लाख लगा के वॉट एवर अमाउंट कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बना पाएगा मार्केट से। हमारे यहाँ क्या है ना, इंडिया में अभी क्या है, फैंटेसी गेमिंग की तरह चल रही है स्टॉक मार्केट भी। हमारे पास ड्रीम 11 पे शायद 13 करोड़ यूज़र्स हैं और मार्केट में उतने यूज़र नहीं है। लूडो खेलेंगे यूज़र तो ज़्यादा हैं, लोगों को 50 रुपये लगा के 1 करोड़ बनाने हैं, वो मार्केट कभी नहीं होने देगा। मार्केट क्योंकि कोई जो गैम्बलिंग की तरह देख रहा है वो कभी भी पैसे नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैपिटल कैसे जनरेट करूँगा अपनी। 50,000 के 1 लाख करेंगे आप इस महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। एक बार नहीं 1000 बार हो जाएगी। क्योंकि यदि आप तेज़ी से पैसे बनाना चाहेंगे तो आपको लगेंगे 30 से 40 साल। यदि आप धीरे धीरे बनाना चाहेंगे तो शायद 15 साल में आप अमीर बन जाएंगे। तो आपको सोचना होगा कि वो पाथ क्या लेना है। आपको जॉब करनी पड़ेगी कैपिटल जोड़ने के लिए। सबको वही नॉर्मल पाथ पे चलना पड़ेगा। यदि मेरा कोई बिज़नेस चल रहा है तो बिज़नेस से पैसे कमाने हैं, मार्केट को एज ए इन्वेस्टमेंट देखना है। जैसे कि मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, फिक्स डिपॉजिट और आर्बिट्राज फंड होते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड हैं, म्यूचुअल फंड हैं और स्टॉक मार्केट डायरेक्टली है। तो इन 4 ऑप्शन में कहाँ पे क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, उस हिसाब से देख के अपनी प्रोफाइल बनानी है। और कैपिटल तो आपको मेहनत करके ही जोड़नी पड़ेगी उसमें। तो आपको यदि एक कैपिटल का सम जोड़ना पड़ेगा पहले ट्रेडिंग पे आने के लिए भी, कम से कम 5 लाख 10 लाख, जिससे कि आपको कुछ बनता हुआ दिखे वहाँ पे। तो हमारी भी जर्नी इस तरीके की रही है कि हमने पहले जॉब्स करी हैं, जॉब्स करके कैपिटल पे पहुँचे, उसके बाद ट्रेडिंग से हमने जो है धीरे धीरे सीख के ट्रेडिंग को एक अपना मेन स्ट्रीम बनाया कि भाई ट्रेडिंग से अब हम कंफर्टेबली अपना अमाउंट निकाल सकते हैं और पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। इन्हीं 4 ऑप्शन में से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। हाँ जी, ये मार्केट में यदि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें तो कुछ ट्रेड्स आप स्विंग्स के लिए ले सकते हैं कि अभी मूवमेंट आ रहा है, कंपनी ऑल दो उतनी अच्छी नहीं है फंडामेंटली, लेकिन अभी ट्रेंड में चल रही है, मान लेते हैं हम। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव नहीं है, लेकिन 10-15-20% का रिटर्न मुझे यहाँ से निकल सकता है। चार्ट्स को देखा आपने, टेक्निकल स्टडी करे, या जो भी आपको लगा कि भाई अभी मोमेंटम चल रहा है, बाहर की स्थिति है तो ये चलने वाला है, डिफेंस का स्टॉक, जो भी आपको, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि कहीं वार हो रही है तो उसका एक जगह बेनिफिट मिलेगा, एक जगह, जैसे टैरिफ की वार को भी हमने देखा, एक जगह बेनिफिट दे रही है वो, दूसरी जगह नुकसान कर रही है। तो वो मोमेंटम प्ले होता है, वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। और यदि आपकी लॉन्ग टर्म स्टडी किसी कंपनी को लेकर के है
आपने उस पर फंडामेंटली स्ट्रांग है, 5 से 7 साल बैठ सकते हैं, 2 से 3 साल का आपका विजन है कि कम से कम अर्निंग एक बार एक क्वार्टर में कम भी आ गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे आगे इसको और एक्यूमुलेशन में ले आऊँगा, तो फिर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो गिरते हुए मार्केट में भी कोई कमा सकता है? कमा सकता है। क्या ऑप्शन है उसके? देखिए, गिरते हुए मार्केट में कमाने के लिए या तो आप प्रो ट्रेडर्स हैं तो आप पुट ले सकते हैं, या ऑप्शन कॉल सेल कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो प्रो ट्रेडर्स की कहानी है। यदि नॉर्मल कोई बंदा है, मान लेते हैं उसके पास में निफ्टी 20 है या म्यूचुअल फंड है, उसको लग रहा है मार्केट में करेक्शन आने वाला है, तो अभी अपना पोर्टफोलियो कैश पे शिफ्ट कर ले, या हाइब्रिड फंड में ले जाए, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में कहीं ले जाए, और फिर जब से उसे लगे कि मार्केट नीचे आ गई है, धीरे धीरे वहाँ पे फिर शिफ्ट कर जाए। तो इससे भी रिटर्न में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि यदि मैंने निफ्टी 20 को ही मैं केवल ले रहा हूँ, इंडेक्स फंड को हम यदि फोकस करें तो इंडेक्स फंड या निफ्टी 20 के थ्रू भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसे लग रहा है कि अभी करेक्शन आने वाला है, ये श्योर हो गया वो कि अभी नहीं होने वाली मार्केट सही, तो वो वहाँ से निकल के शिफ्ट कर सकता है। अभी पीछे गोल्ड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, तो कुछ लोगों ने इक्विटी का पोर्टफोलियो जहाँ पीछे जब एकदम हाइप हो चुके थे, रिटर्न वैल्यूएशन हाइप हो गए थे कंपनियों उसके, तो वहाँ पे गोल्ड में शिफ्ट करा, और अब फिर गोल्ड से धीरे धीरे क्या है फिर से इक्विटी में शिफ्ट करेंगे वो। तो इस तरह से शिफ्टिंग से भी काफ़ी रिटर्न जनरेट हो जाती है। मतलब जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको फंड अपने डाइवर्ट करते रहना पड़ेगा। जी, अभी हमने जहाँ से बात शुरू कर दी वहीं से दोबारा शुरू करते हैं कि 50,000 के 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 10 करोड़ बनाने, ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में लोग आते हैं। तो मैं भी जब शुरू में आया तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आया। 20,000 रुपये का एक अकाउंट खोला मैंने, और एक ब्रोकर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके पास मैं जब छोटा था, जब मेरा 18th बर्थडे था, सबसे पहले मैंने पैन कार्ड अप्लाई करा, मैं आपको बताऊँ उसी दिन, क्योंकि मुझे डीमैट खोलना था। मैं किसी और के डीमैट पे काम कर रहा था उस समय तक, और मुझे ये था कि भाई मार्केट में अपने को काम करना है। उस समय CA की आर्टिकलशिप से मैंने कुछ पैसे कमाए थे और 20,000 रुपये मैंने जोड़ रखे थे। अब वो इतनी मेहनत की कमाई मैंने मार्केट में लगाई। अब वो लगाई किसके भरोसे, आप देखिए कि स्टडी कहाँ से निकलती है। एक ब्रोकर के पास जाके मैंने बैठना शुरू कर दिया, तो उसने मुझे रिलायंस दिलाए। रिलायंस में 10 रुपये बचे पहले दिन। बिगनर्स लक होता है तो पैसे बन जाते हैं। 500-1000 रुपये कमाए, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरी लिमिट खोल दी, मुझे ये भी नहीं पता था कि लिमिट क्या होती है। 20,000 के अकाउंट में 1 लाख कमा लेने लगे। बाद में पता चला कि जब थोड़ा सा टाइम बीता, मेरा अकाउंट धीरे धीरे बैलेंस कम होने लगा, 20 के 15 रह गए, 13 रह गए। तो मैं जिन सर के पास अपनी आर्टिकलशिप करता था, उन्होंने बैठ के मुझे बताया, उनकी वो जगह थी जहाँ वो रेंटेड थे। तो उन्होंने कहा आप किससे सीख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किससे सीख रहे हो। तो उन्होंने कहा ये लड़का खुद 12,000 रुपये की नौकरी करता है, जो आप जिसके पास बैठ के ज्ञान ले रहे हो। तो यदि और 12 साल से यही नौकरी कर रहा है, यदि ऐसा होता तो ये करोड़पति बन गया होता, यदि इसके पास रिसर्च होती। आपको मिलना है तो इसके रिसर्च एनालिस्ट से मिलो। तो फिर जब मैंने पहली बार सुना कि रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, तो फिर मैं रिसर्च एनालिस्ट से मिला, तो अपने बॉस के साथ जाके मिला, तो उन्होंने मिलवाया, तो उन्होंने बताया कि क्या स्टडी होती है, कैसे वो रिसर्च पब्लिश करते हैं। वो लोग तो ऑपरेटर हैं केवल, जो डिब्बे पे बैठते हैं और अपना बटन दबाते हैं, और उनका काम ये है कि ब्रोकरेज जनरेट होनी चाहिए, रोज़ खरीदना है, रोज़ बेचना है, रोज़ खरीदना है, रोज़ बेचना है। क्लाइंट क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं होता। जो टिप ऊपर से आती है वो टिप को चलाते हैं सब जगह, सभी जगह यही चलता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि रिसर्च एनालिस्ट कहाँ से ढूंढ रहा है, क्या उसकी कॉल्स हैं, कैसे वो काम कर रहा है। ये थोड़ा सा फ्यूचर का, पुट कॉल का थोड़ा समझाएंगे? तो देखिए, फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर है कि आने वाले समय में भाव को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट चलता है जनरली, आगे वाले समय के लिए मिल जाते हैं आपको, लेकिन एक फिक्स्ड एक्सपायरी रहती है। जैसे कि रिलायंस का आपने फ्यूचर लिया, तो आपको इस मंथ के लास्ट थर्सडे तक उसका जो भी भाव होगा उस पर आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा बाजार से, अपना सौदा काट करके। यदि ऊपर होगा भाव तो आपको पैसे मिलेंगे, नीचे होगा तो आपको देने पड़ेंगे। ये भी एक लिवरेज प्रोडक्ट है। तो जहाँ पे भी लिवरेज प्रोडक्ट आ जाते हैं वहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। लिवरेज कैसे है कि जैसे कि आप यदि रिलायंस के 100 शेयर खरीदने जाएंगे और 2,000 का भाव मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन फ्यूचर लेने जाएंगे तो शायद आपको 17% या 20% के आसपास ही पैसा इनिशियली आपको देना पड़ेगा वहाँ पे मार्जिन के रूप में। लेकिन जो रोज़ मूवमेंट होगी वो आपके खाते से कटेगी। तो यहाँ पे जब लिवरेज प्रोडक्ट आ जाता है तो क्या है, रिस्क बढ़ जाता है। अब अकाउंट में आपके 50,000 हैं, स्टॉक आपने उठा लिया, मान लेते हैं 10 लाख। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही वो M2M हिट करना शुरू करेगा नीचे की तरफ में, तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। तो फ्यूचर के प्रोडक्ट को जब तक हाथ नहीं लगाना है, जब तक कि आपके अकाउंट में एक साइजेबल अमाउंट ना हो या आप उसके रिस्क को ना समझें। कॉल और पुट क्या है, उसका ही दूसरा रूप है। जब हम सौदा कर रहे हैं ऊपर की तरफ में, तो हम कॉल खरीदते हैं कि हमें कॉल खरीदनी है, हमारा व्यू बुलिश है, हमें लग रहा है ये वार तो अब निमटने वाली है, जो भी वार चल रही है, और अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, या ये बजट बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, मुझे तो यहाँ से अंधी तेज़ी दिख रही है,
तो अंधी तेजी में क्या करता है इंसान, कॉल खरीदता है कि भाई यहाँ से मेरे 1 के 10 बनेंगे, या आज ही बाजार की एक्सपायरी है, आज के दिन है थर्सडे का और मैं खरीद रहा हूँ कॉल, तो आज ही मुझे 10 गुने करने हैं, 5 गुने करने हैं। इस तरह से कॉल का काम चलता है। पुट क्या है, नीचे की तरफ में जब आपको लग रहा है कि मंदी आने वाली है, अब तो वॉर में, तो पुट खरीदता है इंसान कि भाई मार्केट नीचे जाने वाली है तो पुट खरीदूंगा मैं। ऐसे ही इसके बायर भी होते हैं, ऐसे ही इसके सेलर भी होते हैं। अब आप देखेंगे कि पैसा मेनली कौन कमाता है और कौन लूज़ करता है। तो जो 95% डेटा हमने देखा कि भाई लोग लूज़ करते हैं मार्केट में मनी, वो ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स हैं। ऑप्शन बायर क्यों लूज़ करता है, क्योंकि वो लॉटरी के टिकट खरीद रहे हैं, और ऑप्शन सेलर कौन है, जो लॉटरी के टिकट बेच रहा है। तो हमेशा जो हाउस खिला रहा है, आपने देखा होगा जो जुआ खिलाते हैं वो अमीर हो जाते हैं, जुआ खेलने वाले हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। गरीब ही रह जाते हैं। तो ऑप्शन का भी यही खेल है, जो खरीदते हैं लोग वो इस उम्मीद में कि मार्केट में इतना मूवमेंट आएगा, इतना मूवमेंट आएगा, उस हिसाब से जो बेचता है वो इस हिसाब से बेचता है कि दोनों साइड मूवमेंट आएगा या रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। यदि आप डेटा निकालेंगे तो शायद 70% मार्केट रेंज बाउंड रहती है। मैं एक्चुअली सेलिंग ही करता हूँ ऑप्शन की मेनली, तो मैं मार्केट को रेंज बाउंड ही देखता हूँ। जब व्यू बनता है तो फिर उस साइड की पोजीशंस बनाता हूँ। अगर मार्केट में किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अपनी स्टडी कैसे शुरू करे, कैसे ट्रेंड को देखे, किस कंपनी में इन्वेस्ट करे, क्या मतलब जैसे भी आप समझाना चाहें। सो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो। लॉन्ग टर्म की। सो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्कटलबट। स्कटलबट जैसा आपको बताया कि हम एक जर्नी पे थे, हमने चारों तरफ देखे कि एपीएल अपोलो के ही पूरे होर्डिंग्स लगे हुए हैं। सो वो होता है आपका स्कटलबट। आप देखते हो कि आप रोड पे चल रहे हो, चारों तरफ आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ी दिखाई दे रही है। ऐसा किया है इन एसयूवीज़ के अंदर कि जो सब XUV 700 ले रहे हैं, सब स्कॉर्पियो ही ले रहे हैं, कोई किसी और गाड़ी पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है, या कितनी आप उसकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। सो वो बहुत डिपेंड करता है। आई वुड नॉट गो टू द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि वो काम करते हैं लेकिन वो सिर्फ आपकी बेस बिल्डिंग में काम करते हैं। बाजार में जो एक्चुअल काम करता है वो आपका माइंडसेट काम करता है कि आपकी रिसर्च तो ठीक है, आपने फंडामेंटल्स को स्टडी कर लिया किसी कंपनी के बारे में, वो लॉन्ग टर्म में आपके डेफिनेटली काम आएंगे, लेकिन अपनी रिसर्च को पता करने के लिए आपको अपने आसपास भी देखना पड़ेगा कि आपके आसपास चल क्या रहा है। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में घुस गए हो कि जिसकी ठीक है बाजार में डिमांड तो है, लेकिन वो स्टॉक चल ही नहीं पा रहा है, किसी वजह से उसमें क्या इश्यूज़ हैं। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो हम कहते हैं कि फंडामेंटल अपनी स्टडी के साथ साथ अपने स्कटल बटिंग में को पढ़नी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। सो वो एक इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्टमेंट्स को अपना प्लान कर रहे होते हैं। प्लस वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। ऐसा ना हो कि स्टॉक जो आज 1000 पे ट्रेड कर रहा है वो ऑलरेडी काफ़ी पीछे चल के आ चुका है, क्योंकि हमेशा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो क्रिएट करता है वो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट में फोकस करता है कि मुझे अपने स्टॉक में वैल्यू चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे सामान की वैल्यू तो मात्र 200 रुपये ही है, लेकिन वो आज मार्केट मैट्रिसेस के हिसाब से बहुत तेज़ चल चुका है और वो ऑलरेडी 5 टाइम्स हो चुका है। अगर उस टाइम पे मैं बैठूंगा तो डेफिनेटली मैं अपना रिस्क बढ़ाऊंगा उस स्टॉक के अंदर। सो उसका थोड़ा सा कूल डाउन होने का वेट करना चाहिए जब आप किसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर आना चाहते हैं। सो आई थिंक ये 2 क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं कि आपको वैल्यूएशन पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, प्लस आपको देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस कंपनी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग साइड पे अगर जो है, या अगर वो सर्विसेज साइड पे है, जैसे IT कंपनीज आपकी हैं, तो उन सर्विसेज साइड पे उन कंपनी का फ्यूचर क्या है, प्लस जो आज ये कंपनी स्टैंड करती है क्या ये फर्दर ग्रो कर पाएगी। क्योंकि इसके बाद जो हमारा तीसरा एस्पेक्ट आता है वो आता है ग्रोथ। जब तक कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, जब तक एक जो बनिया बंदा बैठा हुआ है कुर्सी पे, जब तक वो सामने से रेवेन्यू नहीं बढ़ाएगा या नीचे टॉप लाइन बढ़ाने के बाद अगर बॉटम लाइन नहीं बढ़ाएगा, प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, तब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंपनी कितनी भी स्ट्रॉन्ग है। हमने बहुत से एग्जांपल देखे, ITC ने 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया, रिलायंस था 10 साल कुछ नहीं दे पाया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 10 साल तक इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि उनमें क्या है, ग्रोथ एक लेवल पे आने के बाद स्टक हो गई थी, क्योंकि वो अपने आप में इतने बड़े कंग्लोमरेट्स बन गए। 15 लाख करोड़ की कंपनी 30 लाख करोड़ में बहुत उसकी मशक्कत लग जाएगी। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि कंपनी का आज स्टैंड पॉइंट कहाँ पर है, कंपनी कितना ग्रो ऑलरेडी कर चुकी है और उसमें कितनी फर्दर पोटेंशियल्स हैं। तभी आप देखते हो कि एज अ बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस ने अपना आपको एक्सपैंड करना चाहा एंड देन अपनी फर्दर जनरेशन्स के लिए जियो को खड़ा किया, बिकॉज एट द बैक ऑफ द माइंड ही और दे ऑल्सो नो कि हम इस बिजनेस से लॉन्ग टर्म में लीडर्स नहीं बन पाएंगे इंडस्ट्री के अंदर या अपने ओवरऑल कंट्री के अंदर। सो डेफिनेटली हमें एक्सपेंशन खुद करना पड़ेगा। सो
एक और पॉइंट ऐसे निकल जाता है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हो तो आप मैनेजमेंट को देखते हो। आप ये देखते हो कि गद्दे पे कौन बैठा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई गद्दे पे ऐसा बंदा बैठा है कि मैं 100 करोड़ की रेवेन्यू कर रहा हूँ और मुझे हर साल 15 करोड़ मिलते रहें, आई एम हैप्पी, 5 करोड़ में इन्वेस्टर्स को दे दूंगा, 10 करोड़ में अपना अर्न करके साथ बैठूंगा। अगर उस माइंडसेट का आपका मैनेजमेंट का बंदे बैठे हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, भैया आप क्या बैट करते हैं? हम बैट करते हैं बेसिकली जो उस कंपनी को चला रहा है। जैसे हॉर्स रेसिंग होती है, हम बैट करते हैं जॉकी के ऊपर कि यहाँ जो अपने घोड़े को दौड़ा सकता है, जिसमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उस घोड़े को दौड़ाए। घोड़े के ऊपर नहीं करते, जॉकी के ऊपर जॉकी के ऊपर करता है, क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उसमें से कितना निचोड़ सकता है या उसको कितना तेज भगा सकता है। तो मैनेजमेंट की स्टडी करना एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आप जब धंधे में किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसके प्रमोटर्स की क्या माइंडसेट है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस को लेके, और कैसे वो उस बिजनेस को आज 1000 करोड़ की कंपनी से 5000 करोड़ की बना सकते हैं। तो मैं अगर जो समझा हूँ अभी तक, अगर हमें कंपनी की ग्रोथ के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो करनी है तो हम लॉन्ग टर्म में जाएं, और अगर हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ कमाई करनी है तो हम शॉर्ट टर्म में जाएं, राइट? स्विंग्स को आपको पकड़ना है, जहाँ पे भी मूवमेंट आ रहा है उसके साथ बैठिए और उसके साथ ही फिर उतर जाइए। इसके लिए आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा ट्रेल करना पड़ेगा ऊपर। यदि मार्केट में मूवमेंट खत्म हो रहा है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बार बार इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा। और यदि लॉन्ग टर्म है आप, तो एक बार आपने कंपनी में रिसर्च कर ली, आपने देखा 1 महीने 3 महीने मान लीजिए ख़राब भी आते हैं रिजल्ट, कोई बात नहीं, कंपनी का आगे का विजन बहुत बड़ा है, जिस समुंदर में खेल रही है वो बहुत बड़ा है, जो मार्केट साइज़ है वो बहुत बड़ा है, मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो फिर आपको वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए फ्लो करना पड़ेगा। तो जो भी इस मार्केट में नया आता है, सबसे बड़ा डर उसके मन में ये होता है कि उसका पैसा जो उसने लगाया है उसका पैसा डूब ना जाए या कम ना हो जाए। तो एक रिस्क हमेशा बना रहता है। तो उस रिस्क का असेसमेंट कैसे करें या उस रिस्क को कम कैसे करें? और जब आपने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैं दोनों से जानना चाहूँगा, तो आपके मन में भी ये बात आई होगी, तो आपने क्या सोचा और कैसे उसको एनालाइज़ किया? देखिए, पैसा तो अपना है, अपना ही हार्ड एंड मनी है, या तो अपना है या अपने फादर साहब का है, किसी का भी अपने फैमिली मेम्बर्स का पैसा है। तो उस पैसे को बहुत रिस्पेक्ट से रखना होता है। और मार्केट में इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने 1000 रुपये लेके आ रहे हो, वो 1000 रुपये आप 100 में बना दो या 50 में बना दो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस मार्केट में खेलते हो, जब इस मार्केट में आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, बोथ वेज मैं कहूँगा, तो रिस्क असेसमेंट की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंटली क्रूशली काम आती है। देखिए, आते ही आप एक धुरंधर बन जाओगे बाजार के अंदर, वो भी नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं हो सकता है कि आप एकदम सब कुछ लूज़ कर जाओगे। सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आप किसी में इन्वेस्ट करते हो या किसी में ट्रेड भी करते हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि रिस्क असेसमेंट आपको कैसे करना है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लॉन्ग टर्म की जो थ्योरी थी, जैसे हमने डिस्कस किया था, कि आप किसी रिसर्च बैक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरी रिसर्च थी या जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट की है, क्या वो थ्योरी आज भी इंटैक्ट है। आपके पास क्वार्टरली नंबर्स होते हैं, उसके लिए आप देखते हो क्वार्टरली नंबर्स में कैसे उस कंपनी में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। मैनेजमेंट हर क्वार्टरली कॉन कॉल्स के ऊपर क्या बोल के आ रहा है, क्या बोलता है फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, क्या बताता है कि हाँ मेरी कंपनी अब कहाँ जाने वाली है। अगर आप उस थ्योरी से इंटैक्ट रहते हो तो सर्टेनली आप अपने रिस्क को अपने लिमिट्स में कर सकते हो। कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी कंपनी आज बैठी हुई है, सो आई थिंक कि कंपनी अच्छा काम करेगी, तो थोड़ा बहुत आप ड्रॉडाउंस को फिर भी अपने माइंड में रख सकते हो कि हाँ अगर मैंने इसमें 10,000 रुपये लगाए हैं, आज उसकी वैल्यू कुछ कम भी है, लेकिन ये कंपनी अच्छा काम कर जाएगी। फिर भी किसी कंपनी से हमें मैरिज नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं कि डोंट मैरी अ कंपनी, किसी से भी इमोशनल अटैच नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी बेसिक अमाउंट से शुरू करना चाहता है तो एटलीस्ट उसे कितनी अमाउंट से शुरू करना चाहिए? देखो, अमाउंट की तो यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। एटलीस्ट आप कहें कि भाई कम से कम 50,000 से शुरू करे या 1 लाख से शुरू करे, या कोई 10,000 से भी शुरू कर सकता है। एज पर डिपेंड करेगा। देखो, ये उस बंदे की एज क्या है। यदि वो 20 साल का है तो वो अभी इनिशियली नौकरी लगी है तो शायद 20,000 से करेगा तो भी सिप में वो अच्छा पैसा बना सकता है। और यदि कोई एजड है, रिटायर हो रहा है, अपने रिटायरमेंट फंड ला रहा है, तो उसे इक्विटी की जगह म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी सेफ वाले म्यूचुअल फंड ले सकता है वो। तो ये है कि अमाउंट जो है, अमाउंट कैसे डिफाइन होगी, उसकी भूख कितनी बड़ी है और उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। मतलब मेनली यदि वो अर्निंग कर रहा है सैलरी से, तो उसे धीरे धीरे सिप्स के थ्रू करना चाहिए। 10,000 20,000 जो भी 40% 30% जो भी वो सेव कर सकता है, उसे वो अमाउंट लगाना चाहिए। और पर्टिकुलरली 1 2 साल 3 साल 4 साल उसे देखना चाहिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहे हैं नहीं हो रहे,
या मैं यहाँ पे कितना कमा पा रहा हूँ, एफडी की तुलना में कितना ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, उस हिसाब से उसे देखना पड़ेगा कि अब यदि मान लेते हैं कोई फुल टाइम ट्रेडिंग में आ रहा है तो 5 लाख से वो क्या बना पाएगा। यदि मान लेते हैं 30% भी बनाया तो 1.5 लाख रुपये बनेगा साल का, तो 1.5 लाख में उसका खर्चा चलेगा नहीं। यदि वो कोई जॉब छोड़ के आ रहा है या फुल टाइम आ रहा है तो उसे एटलीस्ट क्या है 1 करोड़ या 50 लाख का फंड लगेगा कि जिससे वो 20% या 15% भी जनरेट करता है मार्जिनली, तो वो इतना कमा पाए जिससे उसका मोटिवेशन आ पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ंड साइज़ आपको जब आप करने जा रहे हो किसी चीज़ के लिए तो एक फ़ंड साइज़ आपका रीज़नेबल हो। बहुत सारे लोग क्या है पर्टिकुलरली ट्रेडिंग में आ जाते हैं जॉब छोड़ करके और बिना फंड के आ जाते हैं। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए एक बार मैंने 7 लाख कर लिए, 7.5 लाख कर लिए, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं इसको आगे ग्रो कर लूँगा। लेकिन मार्केट लीनियर नहीं चलती कभी भी। अभी आपने देखा होगा 1-1.5 साल से मार्केट की क्या स्थिति है, कभी कोई सा वार हो रहा है, कभी रशिया यूक्रेन हो रहा है, अब इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान हो गया। तो देखिए मार्केट ही पैसा बना के देगा आपको, कितनी भी अच्छी थीसिस हो आपकी, कितनी अच्छी रिसर्च हो, यदि मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। आपने कितनी अच्छी स्टडी करी हो, कितना ही अच्छा स्टॉक लिया हो, यदि मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो मार्केट का स्टॉक नीचे जाएगा ही जाएगा। आपका स्टॉप लॉस भी वहाँ पे ट्रिगर हो सकता है और नीचे भी ड्रैग हो सकता है, क्योंकि ओवरनाइट तो कोई भी स्टॉप लॉस काम करेगा नहीं। जीटीटी लगा होगा तो वो भी मार्केट खुलने के बाद ही कटेगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि हम क्या फंड लेकर के आ रहे हैं और क्या मैं कौन हूँ। सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ मार्केट से। कोई ऐसे 2 पॉइंट्स बता दीजिए जिससे पता लगे कि किसी कंपनी ने अपने प्रॉफिट या स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट किए हुए हैं। कि ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने करें या किसी ऑपरेटर या किसी और ने करें, ये तो नहीं पता चल सकता देखिए कि पर्टिकुलरली। लेकिन यदि आप चार्ट्स स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस ने एक एबनॉर्मल बिहेवियर वहाँ पे करना शुरू कर दिया। यदि आप चार्ट देखेंगे वो अपर सर्किट लगाया जा रहा है, वॉल्यूम्स हो रहे हैं उसमें ज़बरदस्त, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल पे आप जाके चेक करेंगे पिछले 3 महीने में कोई भी अपडेट नहीं है रिजल्ट्स में। पिछली पीपीटी आप उठा के देखेंगे कौन कॉल की, जैसे कि बताया सर ने, तो पीपीटी में आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा मैनेजमेंट की तरफ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। या फिर पिछली कॉन कॉल में ऐसे कुछ वादे कर दिए गए जो उस इंडस्ट्री से मैच ही नहीं होते। एक कंपनी हमने पीछे स्टडी करी थी, वो हर 6 महीने में अपना बिजनेस जो है चेंज कर रही थी कि अभी हम ये कर रहे हैं। फिर पेनी स्टॉक था वो, हमने अच्छी क्वांटिटी उठा ली थी उसकी, फिर हमें पता चला कि ये जो है ये तो कुछ और मैटर है। हम बहुत जल्दी उसमें से एग्जिट हुए स्विंग ट्रेडिंग करके। तो उसमें यही होता है कि कंपनी आप देखेंगे 6 महीने पहले कुछ और बता रही है, फिर 3 महीने उसे इम्प्लीमेंट करती है, शेयर चलता है, फिर 6 महीने बाद कुछ और विजन लेके आ जाती है। अब हम ईवी में जा रहे हैं, अब हम गोल्ड माइनिंग में जा रहे हैं, अब हम कुछ और कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रमोटर है वो क्या कर रहा है, उसका विज़न कितना क्लियर है उस चीज़ को लेकर के कि मुझे यही करना है। जैसे एक धंधा बनाया जाता है 10 साल 20 साल में, तो उसे उसकी गहराई कितनी है उस धंधे में, या उसको पीछे से क्या स्टडी है, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे इंडस्ट्री को समझता है। तो जैसे कि रामपुर डिस्लरी की हम बात करें तो रामपुर में जब नए प्रमोटर आए यंग एज, तो इन्होंने रामपुर को पूरा रिवाइव करा, वाइन की मार्केट में अपनी एक जगह बनाई। तो इस तरह से कंपनियों को जब आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि कंपनी कहाँ से आ रही है। और पंप एंड डंप के लिए तो आपको क्या है कि स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट प्लस कंपनी के फाइनेंशियल, यदि आप दोनों मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। क्योंकि फाइनेंशियल भी साथ में ग्रो करें ऐसा काफ़ी मुश्किल होगा कि चार्ट के साथ साथ में फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हैं। यदि चार्ट भी ऑल टाइम हाई लगा रहा है आपका जो प्राइस का मूवमेंट है, और फाइनेंशियल भी ऑल टाइम हाई लगा रही है, यानी कि टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है, रिवेन्यू में ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है और टैक्स भी दे रही है कंपनी, और नीचे से ईपीएस भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और प्राइस भी नए हाईज लगा रहा है धीरे धीरे धीरे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये शायद स्टेबल ग्रोथ हो सकती है यहाँ पे। लेकिन यदि फाइनेंशियल ग्रो नहीं हो रही कंपनी और शेयर बढ़े जा रहा है तो वहाँ से फिर सतर्क हो जाना, डाउन आएगा ही आएगा। दूसरा, जिसकी बात सब करना शुरू कर दें, आपका फ्रेंड भी आपको वही स्टॉक बता रहा है, यूट्यूब खोल रहे हो तो वही स्टॉक आ रहा है, फेसबुक खोल रहे हो तो वही स्टॉक आ रहा है, इंस्टा पे भी वही स्टॉक आ रहा है, तो समझ जाओ भाई तो नीचे आने वाला है यहाँ पे। और कुछ ना कुछ होएगा, वो आज नहीं होएगा कल होएगा, और 10-20% बढ़ के होएगा, 30% बढ़ के होएगा। जिसकी बात सब करने लगे, फोमो में कोई स्टॉक खरीदे जा रहे हो। अभी डिफेंस में शायद जो है इतना स्ट्रेच वैल्यूएशन हो गया है, हम नहीं कह सकते कि फोमो हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कंपनियां जो पीछे से ऑर्डर बुक है उसको फुलफिल कर पा रही हैं नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डर बुक भी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही प्राइस के मूवमेंट के साथ। जैसे कि 40-50% स्टॉक बढ़ गए, क्या रिवेन्यू भी उतना बढ़ा है पीछे से, या आने वाले 6 महीने 1 साल में कंपनियां उतना रिवेन्यू कर पाएंगी? यदि मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा तो नहीं है।
आप अपनी एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि भाई रिवेन्यू बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं। देखिए कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन है या बड़ा फंड मैनेजर है वो एकदम से स्टॉक को नहीं उठाएगा, वो एक्यूमुलेशन फेज चलता है स्टॉक्स में, एक्यूमुलेशन चलता है 6 महीने 1 साल, वो धीरे धीरे क्वांटिटी उठाते हैं और जब वो पूरा एक्यूमुलेशन खत्म हो जाता है, जब प्राइस में मूवमेंट आनी शुरू होती है, अदरवाइज वो क्या है एक रेंज में ही रखते हैं उसको, ऊपर जाता है तो सप्लाई देते हैं और फिर नीचे से उसे एक्यूमुलेट करते हैं धीरे धीरे। वो पूरा एक्यूमुलेशन फेज 1 साल 2 साल 3 साल 8 साल तक का भी लंबे फेज उसमें चलते हैं। जब आपने बड़े इन्वेस्टर्स के देखेंगे एक्टिविटी वहाँ पे जाके कि इन्होंने खरीदा, फिर स्टॉक में धीरे धीरे मूवमेंट आना शुरू होता है। जो भी अभी हम देख रहे थे श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविज़न करके एक शेयर है 2-2.5 रुपये का शेयर, 1700-1800 रुपये चला गया, रोज अपर सर्किट लगा रहा है 2-2% अच्छा। लेकिन वो 1800 से 600 भी इसी स्पीड से आया, रोज लोअर सर्किट लग रहे हैं उसमें 2-2% के, क्योंकि ASM अब सेबी ने लॉन्च करा है, एडवांस सर्विलांस मेजर उस पर लगा देते हैं स्टॉक्स पे, तो उसकी लिमिट कम हो जाती है। पहले 20% से 10 होती है, फिर 10 से 5 होती है, 5 से 2% का मूवमेंट हो जाता है, तो वो उसमें चले जाते हैं। तो आपको देखना होगा जो भी ऐसी एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है। यदि सच में उसमें स्टोरी है तो आपको एक इनिशियल कैपिटल थोड़ी सी लगा के उसको टेस्ट करना है, यदि और वो फर्दर स्टोरी ग्रो होती है तो फिर और इनिशियल कैपिटल लगाइए। ऐसा मत सोचिए कि एक मौका निकल जाएगा मुझे आज ही सारा स्टॉक उठाना है, ऐसे नहीं होगा कभी भी। मार्केट हमेशा लीनियर नहीं चलेगी, हमेशा स्टेप में ही चलेगी। जैसे सर बता रहे थे कि पहले जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आपको बहुत मौके मिलेंगे। राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन उठाया, एक दिन में नहीं उठा लिया, धीरे धीरे उठाया। जब उन्होंने टाइटन को स्टडी करा कि भाई पर्टिकुलरली जो पुराने हमारे ज्वेलर्स हैं उनसे मार्केट शिफ्ट करके ब्रांडेड की तरफ जा रहा है, उन्होंने देखा टाइटन ने आज से 20 साल पहले सिप लॉन्च करी। सिप की बात आज हम और आप करते हैं कि भाई सिप करा लेते हैं म्यूचुअल फंड की। टाइटन की सिप जब से चल रही है, टाइटन की सिप आज भी HDFC टॉप 100 से ज़्यादा है। टाइटन क्या स्कीम लेकर के आता है कि आप 5,000-2,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कीजिए 11 महीने तक और एक किस्त में आपको फ्री दूंगा, तो 12 महीने बाद आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो ये तो आपके फिक्स्ड क्लाइंट होने वाले ना, 12 महीने बाद आप इतना तो मार्केट उनको कैप्चर कर ही लोगे। तो इसीलिए क्या हुआ, टाइटन देखिए कई बार उस जर्नी में ऊपर नीचे हुआ, लेकिन टाइटन के जो प्रॉफिट 40 करोड़ थे उस समय, अब 400 करोड़ हैं। तो ये जर्नी लंबी चलने वाली है स्टॉक मार्केट की, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन होता है और वहाँ पे धीरे धीरे कंपनी परफॉर्मेंस देती है, धीरे धीरे आप उस पर और इन्वेस्ट होते चले जाते हैं और फिर वहाँ पे पैसा बनता है बड़ा। कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिस पे आपने बहुत रिसर्च की हो, रिस्क असेसमेंट किया हो, लेकिन फिर भी वो काम ना आए और वो डाउन चला गया हो। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक होते हैं हमारी, देखिए कोई भी स्टडी करता है या ट्रेडिंग करता है तो 100% सक्सेसफुल होता नहीं, 60-70 का रेशियो रहता है सबका, तो कहीं ना कहीं फेलियर आपको चखनी पड़ेगी इस मार्केट में है तो आप कितनी भी स्टडी कर लें, कितनी चेकलिस्ट बना लें, वो जब भी कूड़ा यदि कोई होगा या मार्केट उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो छन के नीचे आ ही जाएगा। तो हमने भी बहुत सारी चेकलिस्ट बनाई है अपनी लाइफ में कि भाई धीरे धीरे एक्सपीरियंस है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी छन के कई बार क्या होता है नीचे आ ही जाता है। तो अभी रिसेंटली हमने जय भारत मारुति, मैंने पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उठाए थे। जय भारत मारुति कंपनी जो है, मारुति उसमें काफ़ी अच्छा स्टेक होल्ड करती है, फाइनेंशियल भी काफ़ी ग्रो हो रहे थे, चार्ट भी ब्रेकआउट दे रहा था, सब कुछ ठीक था, मार्केट सेंटीमेंट ख़राब हुए, 140 का स्टॉक 80 रुपये रह गया। धीरे धीरे अभी उसके रिसेंट रिजल्ट आए हैं तो उसने 20% का सर्किट लगा दिया। तो आपको इतना पेशेंस उसमें डेवलप करना पड़ेगा कि आपको रखना है नहीं रखना, 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर तक वेट करना पड़ेगा कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां पीछे, यदि हमने बात करें तो एक SPCL करके कंपनी है, शिवालिक पावर कंट्रोल सिस्टम, हम उसमें, मेरी पर्टिकुलरली बात करें तो मैं उसमें ये असेस नहीं कर पाया कि मार्केट साइज़, मार्केट अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा था। वहाँ पे ट्रेंड में था शेयर, IPO को ब्रेकआउट दे रहा था और फाइनेंशियल भी ठीक लग रहे थे। SME सेक्टर की, ये जो ज़्यादातर इंसिडेंट होते हैं SME, शायद 2 या 3 कंपनी जा पाएंगी यदि आप 100 में से देखेंगे। इंडेक्स भी धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो आपको देखना है कि क्या आपने इतनी अच्छी कंपनी, यदि आप इस पूरी जर्नी में से उसे निकाल के ले गए अपने शेयर को लार्ज कैप तक स्मॉल कैप से, तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। एक कंपनी है जिसने अपना IPO निकाला, दूसरी साइड दूसरी कंपनी है जो एस्टेब्लिश कंपनी है। किसी नए इन्वेस्टर को क्या सजेस्ट करोगे, वो कौन सा स्टॉक खरीदे? तो वो डिपेंड करेगा उसकी वैल्यूएशंस के ऊपर। कंपनी, दोनों कंपनी देखो सिमिलर सॉर्ट ऑफ बिजनेस करती, दोनों एक्सचेंज बिजनेसेस हैं अपने आप में। अगर सेम बिजनेस, वर्टिकल बिजनेस के अंदर अगर उनकी वैल्यूएशंस मैच कर रही हैं या किसी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है कि हाँ मेरे पास ज़्यादा बिजनेस है, उनके पास कम बिजनेस है, तो ऑब्वियसली आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उसकी वैल्यूएशंस
प्लस उसकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं किसमें ज़्यादा होंगे। क्योंकि जब तक कोई कंपनी लिस्टेड है और दूसरी कंपनी अनलिस्टेड है, तब तक तो उसमें इट्स लाइक बादशाह कि हाँ वो उसको राइड जर्नी को कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसका एक पीयर लिस्ट हो जाता है तो एक कंपटीशन बाजार के अंदर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं। कुछ हैं जो बीएससी से निकल के उसमें आना चाहेंगे, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होगा कि कंपनी की जो अपनी एक लेगेसी है, जो ग्रोथ लेगेसी उसने फॉरवर्ड लोगों को दिखाई है, वो उसको कंटिन्यू करे और अपना जो बेसिकली एक विश्वास कंपनी ने बनाया है इन्वेस्टर्स की नज़रों में, वो उसको बनाए रखे। तो जब भी इन्वेस्ट करना है फॉर श्योर एक आईपीओ सेटअप के अंदर आपको देखना होगा कि उसकी वैल्यूएशंस वर्सेस द लिस्टेड पीयर क्या कहाँ मैच करती हैं और क्या वो सस्टेनेबल है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आईपीओ क्या होता है? देखिए, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहली बार जब कंपनी बाज़ार में उतरती है, इन्वेस्टर से पैसा मांगती है कि मुझे धंधा चलाना है, धंधे के लिए मुझे पैसा दे दीजिए, मैं इस तरह से एक्सपेंशन करूँगा, तो अपने प्रोस्पेक्ट्स बताती है इन्वेस्टर्स को, मेमोरेंडम फाइल करती है, उसमें बताती है कि भाई मैं क्या करने वाली हूँ, और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह वो सब दिखाते हैं, मर्चेंट बैंकर लेकर के आती है। तो उस समय कंपनी बताती है कि मैं आने वाले समय में इस पैसे को इस तरह से यूज़ करूँगी। तो आईपीओ में भी कई तरीके होते हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है आपको ही देखना है सबसे पहले तो, कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ रही है तो कोई हाइप आईपीओ है, जैसे कि ओला का हमने देखा, ओला इलेक्ट्रिक का, या हमने पीछे देखा नाइका का, जोमेटो का, तो सभी लोग बढ़ चढ़ के उसमें एप्लीकेशन लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं या प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है। प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है, क्या वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे उसको अब कि बेच के बाहर हो रहा है वो उस कंपनी से। देखिए, सबसे ज़्यादा प्यार कंपनी से कौन करेगा? प्रमोटर, जिसने वो कंपनी बनाई है। तो यदि वो अपना स्टेक ऑफलोड कर रहा है, आपको बेच रहा है, तो क्यों आपको अपना साथी बनाना चाह रहा है? या तो वो एक्सपेंशन पे काम कर रहा है, या उसे लग रहा है कि उतना ज़्यादा अब इसमें ग्रोथ बची नहीं है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो आपको देखना है कि कंपनी कहाँ पे उस फंड्स को यूज़ कर रही है, क्या कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स है, उस हिसाब से आपको आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी चाहिए। आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको वैल्यूएशन चेक करनी चाहिए, उसका कोई पीयर अवेलेबल है, पीयर कोई कंपटीटर है बाज़ार में, ऑलरेडी लिस्टेड है, तो उसके फाइनेंशियल आप निकाल के देख सकते हैं वो किस तरह से ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री में, ये कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है, ये किस पी मल्टीपल पे आ रही है, और जो पहले से एस्टेब्लिश है पता चला वो इससे कम पी मल्टीपल पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हो। तो इस तरह से आपको आईपीओ का एनालाइज करना चाहिए। फिर चित्तौड़गढ़ करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कितना सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया उस आईपीओ को लेने के लिए, रिटेल कैटेगरी में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किन लोगों ने कितना रिस्पांस दिखाया, उससे पता चलेगा कि कितनी होड़ है उसको लेने की, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो उस डेटा पॉइंट से भी आप निकाल सकते हैं। एक ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में यूज़ होता है बड़ा, कि ग्रे मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है आईपीओ एप्लीकेशन का, तो उससे पता चल जाता है आपको कि ग्रे मार्केट क्या होता है? ग्रे मार्केट ये आईपीओ जब मिल जाते हैं तो मिलने से पहले ही कुछ लोग इसका सट्टा बाजार जो उसे बोलते हैं, वो वहाँ पे एप्लीकेशन दूसरे नामों से लगाई जाती हैं, कुछ इस तरह से ट्रेड होता है। तो उसमें प्रीमियम पे यदि कोई शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम पे चल रहा है तो उससे पता चलता है कि कितना ऊपर ये लिस्ट हो पाएगा। फोमो में कोई भी आईपीओ ना लगाएं। आप देखा होगा आपने, रिलायंस पावर का जब आईपीओ आया, लोगों ने भर भर के लगाया और रिलायंस पावर का क्या हाल हो गया मार्केट में। सुजलॉन का जब आईपीओ आया, जबकि इतनी बड़ी कंपनी, रिलायंस कैपिटल का जब आईपीओ आया, तो जो भी फोमो वाले आईपीओ हैं वो ज़्यादातर पिट जाते हैं। जो बहुत बड़े साइज़ के आईपीओ आते हैं, अभी हुंडई का आईपीओ आया था, वो आईपीओ से नीचे चलता रहा, अब हुंडई ने दोबारा से एक सेटअप बनाया, दोबारा से वो उस प्राइस के आसपास आया। तो ये आपको देखना होगा कि कितना बड़ा आईपीओ का साइज़ है, क्योंकि देखिए यदि बड़ा आईपीओ आएगा तो मार्केट में ऑफलोड हो जाएंगे शेयर, बहुत सारे लोगों के पास शेयर हो जाएंगे, इतने सारे लोगों के पास, तो हर प्राइस पे क्या होगा, जैसे जैसे जिसका पेशेंस लेवल जवाब देता रहेगा वो वहाँ से निकलना चाहेगा। ऐसे ही येस बैंक में हुआ, जब येस बैंक गिर रहा था, धीरे धीरे लोगों ने एक्यूमुलेशन कर लिया। अब क्या होता है, येस बैंक जैसे ऊपर जाना शुरू होता है सप्लाई आ जाती है, तो ये सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी इसमें काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं या फिर इंस्टाग्राम पेजेस हैं या व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन पर बहुत सारी टिप्स आती हैं, तो क्या उन पर यकीन करना चाहिए, या कोई ऐसी सोर्स है जिस पर यकीन करना चाहिए, या फिर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो किसी की सलाह लेके इन्वेस्ट कर सकता है, या सब कुछ उसे खुद ही करना है? देखिए, जो स्टॉक मार्केट्स को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेके चलता है, ईदर एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर, वो सर्टेनली एक एक्सपीरियंस आने के बाद किसी पे रिलाई नहीं करता, वो अपनी स्टडी पे ही रिलाई करता है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर रखना चाहिए, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो,
और मार्केट के डाउन टर्न्स को और अप टर्न्स को देख चुका हूँ। देखिए आज आप मार्केट में आते हैं, आपने शायद पिछले 15 साल के डाउन टर्न्स को ना देखा हो कि 2008 में क्या सिचुएशन बनी थी, 17 में क्या बनी थी, या 2020 के कोरोना में क्या हालत हुई थी। क्योंकि आज के जनरेशन को तो लगता है कि बहुत फैंसी चीज़ है। 2021 में ये स्टॉक मात्र 12 रुपये का था, आज 120 का हो गया, 10 गुना 4 साल में हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन उसमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने उस स्टॉक को 100 रुपये से 12 रुपये आते हुए देखा होगा। सबसे पहले तो उस इन्वेस्टर की वो उस तरह की स्किन नहीं बनी कि वो उतना हेप्टी स्किन लेके चले कि वो उस डाउन टर्न को भी उसने देखा हो। सो बहुत ज़रूरी है कि अपने इनिशियल फेज़ में आपके पास एक एडवाइज़र होना चाहिए जो आपको बता सके, आपको गाइड कर सके कि क्या आपके लिए राइट डिसीजन है और क्या आपके लिए रॉन्ग हो सकता है। अब इसमें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि हु इज़ अ गुड एडवाइज़र एंड हु इज़ अ, तो इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले का उसमें क्या इंटरेस्ट बन रहा है। सो बहुत सी बार होता है कि हम देखते हैं कि येस हम किसी को ऐसे डिफेम नहीं करना चाहते, बट सर्टेनली देयर आर पीपल हु प्रोवाइड कॉल्स, और उनकी कॉल्स काम भी करते हैं बिकॉज दे आर रिसर्च बैक्ड। उनकी रिसर्च भी करी होती है उन्होंने स्टॉक में, क्योंकि वो प्योरली मोमेंटम पे खेल रहे हैं। मोमेंटम के हिसाब से अगर वो किसी को कॉल्स प्रोवाइड करते हैं तो सर्टेनली वो काम भी करती हैं, क्योंकि उनका क्या बेसिकली पर्सपेक्टिव होता है कि अपनी ग्रोथ भी हो प्लस साथ में मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल भी जुड़ जाए। अगर किसी का ये व्यू है और जिसको उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है, क्योंकि उसके लिए वो बिजनेस है कि मुझे अपना सब्सक्राइबर बेस जोड़ना है, और सब्सक्राइबर बेस मेरा तब इंक्रीज होगा जब मैं लेजिट कॉल्स किसी को प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि अगर फेक कॉल्स दूंगा या लॉस होंगे तो मेरे आज जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डेफिनेटली कल को कम हो जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो सब्सक्राइबर जिसको आपने सब्सक्राइब किया होगा या आपको जो जिसकी भी आप टिप्स आप बोलते हो, तो टिप्स मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं बेसिकली इसको एक सॉर्ट ऑफ कॉल्स या फिर एक लीड्स दूंगा। तो अगर वो आपकी सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स बना के दे रहा है तो आपको 100% पर रिलाई भी नहीं करना है। आपको एक टाइम के बाद ये समझना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका इसके पीछे क्या जर्नी रही है, इन्होंने अपना लाइफ में पर्सनली क्या अचीव किया है। कि बहुत सी बार आप देखते हो कि जो फेक गुरुज होते हैं उनकी मेन इनकम ही सिर्फ एजुकेशन से होती है, जबकि वो अपने पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट्स में लॉस कर रखे होते हैं। और उस तरह की स्टोरीज आप देखते होंगे आजकल ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी होती हैं कि ट्रेडिंग जर्नी के अंदर अभी वो कोई लेडी थी उसका पीछे चला था, वो एक ट्रेनर थी, आई थिंक शायद गुजरात बेस्ड प्रोबेबली। तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम से अच्छा खासा इनकम, यानी कि जो वो पढ़ा रही हैं उसमें ज़्यादा इनकम अर्न कर रही हैं वर्सेस जो खुद वो ट्रेड कर रहे हैं, और वो कई लाख के कोर्स बेच रही थी। करेक्ट। तो उसमें वो लॉस मेकिंग कर रही है। तो अगर आपको किसी एडवाइज़र की टिप्स से फ़ायदा भी हो रहा है तो आपको उसका मॉडस ऑपरेंडी जानना पड़ेगा कि उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी वो हो जाता है। कब तक डिपेंडेंट रहेंगे। आप मुझे ऐसे 2 सेक्टर बता दीजिए जो आपको लगता है अगले 2 से 5 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। देखिए सेक्टर का क्या है, सेक्टर तो रोटेट होते रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अभी डिफेंस की थीम पीछे अंडररेटेड थी जब मार्केट में करेक्शन आया। अब 2 महीने में डिफेंस ने इतना परफॉर्मेंस किया कि एमओ डिफेंस जो इनका म्यूचुअल फंड है एक, उसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करे। लेकिन अभी जो अंडररेटेड सेक्टर मुझे लगता है जहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, तो केमिकल काफ़ी अंडररेटेड दिखता है मुझे। यहाँ से केमिकल की कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी कंपनियाँ काफ़ी नीचे वैल्यूएशन पे पड़ी हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि केमिकल की कंपनियाँ यहाँ से हमें निकलती भी दिखें। हमने देखा एसआरएफ भी अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास चल रहा है, पीआई इंडस्ट्री है, और इसमें छोटी कंपनियाँ भी आप रिसर्च करेंगे तो जेबी केमिकल, जेजी केमिकल, रेन इंडस्ट्री, आपको दिखेगा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा टर्न अराउंड होते हुए चार्ट्स पे आपको दिखेगा। फाइनेंशियल भी कहीं आपको ग्रो होते हुए दिखेंगे। और केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। इसमें मेजर प्लेयर जो है वो चाइना है। यदि चाइना सप्लाई अपनी बढ़ाता है या जो भी उसमें पॉलिसी रहती है चाइना की दुनिया को लेकर के, उससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो यदि आप केमिकल पे रिसर्च करते हैं तो यहाँ से बड़े प्लेयर्स आपको मिल सकते हैं आने वाले 2-3 साल के लिए। दूसरा एक पावर ट्रांसमिशन, और पावर एक सेक्टर है जहाँ पे डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी। आप भी देख रहे हैं कि लाइट का कंजम्पशन किस तरह से बढ़ रहा है। जो इसकी भी एंसिलरी थीम है, जैसे कि जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर में कई कंपनियां काम कर रही हैं, तो उनकी ग्रोथ अलग तरीके की है क्योंकि गवर्नमेंट से ऑर्डर इतने ज़बरदस्त हैं, उन्हें सारे ट्रांसफार्मर चेंज हो रहे हैं, नई नई ट्रांसमिशन लाइन डल रही हैं। तो यहाँ पे कई सारी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे कि ट्रांसरेल लाइटिंग है, वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स है, केबल्स बनाने वाली कंपनियों ने आपने देखा कि कितना अच्छा पैसा जनरेट करके दिया। पीछे अपार इंडस्ट्री था, अपार ने ज़बरदस्त पैसे बनाए हम सब के लिए। तो इस तरीके की कंपनियों में आप यदि रिसर्च करेंगे, जो सेक्टर आपको दिख रहा है कि ये तो होने ही वाला है, भाई मैं बिजली की कंजम्पशन कम आज 400 यूनिट कर रहा हूँ तो कल को 450 ही करूँगा, 350 नहीं लाने वाला,
क्योंकि मैं जैसे ऐसे वेल्दी होऊंगा, एक एसी और लगाऊंगा, ईवी की कार लूँगा, तो हर चीज़ में बिजली लगने वाली है। यदि कुछ भी हम काम करेंगे तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ी थीम हो सकती है। क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई रेड फ्लैग है कि हमें पता चल जाए कि भाई अब इस स्टॉक को निकाल देना चाहिए? बहुत सारे हो सकते हैं। हम्म। किसी कंपनी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ अब मे बी वर्स्ट होने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग या ट्रेंड आने वाला है। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के लोन्स बहुत ज़्यादा पाइल अप हो चुके हैं एंड उनका रिपेमेंट्स बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, या उसका इंटरेस्ट पोर्शन इतना ज़्यादा हो चुका है जो आपके टॉप लाइन्स को, बॉटम लाइन्स को हिट कर रहा है, बेसिकली बॉटम लाइन्स को हिट करता है। कंपनी पहले भी 100 करोड़ कमा रही थी, आज 120 करोड़ कमा रही है, लेकिन लोन 5 टाइम्स हो चुके हैं। उस कंपनी में आपने देखा होगा, उस केस में आपने देखा होगा कि बहुत से आपने कंपनीज को बर्स्ट होते हुए देखा है। रिसेंट का अगर एग्जांपल लिया जाए तो जेंसॉल इंजीनियरिंग हमारे पास एक एग्जांपल है, जो डेट रिटर्न होने की वजह से प्रमोटर्स ने क्या किया कि डेट इतना ले लिया, लेकिन उस डेट को प्रॉपर बिजनेस में ना लगा के अपने सेल्फ कंजम्पशन में लगाया, अपनी लग्जरीज को बाई किया उस डेट से। तो उस डेट को आप जो सर्विस कर रहे हो, उस सर्विस करने में भी उनका इशू आया, उन्होंने पेमेंट्स को डिफ़ॉल्ट किया। तो उस तरह की चीज़ें आई नो प्रॉम्प्टली आपके सामने नहीं आ पाएंगी, लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स आपके सामने डेफिनेटली वो शो हो जाएंगी। सो वो एक बहुत अलार्मिंग साइन होता है किसी कंपनी का कि कहाँ पे इसका डाउनवर्ड चैनल स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो उस केस में आपका वो लॉजिक काम आता है कि डोंट मैरी अ कंपनी। जेंसॉल के केस में भी क्या हुआ कि बहुत से जो उसमें इन्वेस्टेड थे, उनके ट्विटर पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि वी रिस्पेक्ट द मैनेजमेंट एंड वी ट्रस्ट दिस मैनेजमेंट, सो दिस कंपनी विल रिवाइव, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। उस टाइम पे भी जेंसॉल में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ थी निकलने की, लेकिन जब एक एक्सपर्ट कमेंट्री आ जाती है तो लोग दोबारा रिलाई कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर आपको कुछ एक क्लिक कर जाता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है इस मार्केट के अंदर, तो आपको मूव कर जाना चाहिए। जहाँ पे भी आपको एक नेगेटिव साइन लगता है, आपको मूव कर जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो इस फील्ड में नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, उसने इन्वेस्ट किया, शायद वो ये सब एनालाइज ना कर पाए, तो इस केस में मुझे लगता है कि एक एडवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। सर्टेनली यस, एडवाइज़र्स आपके इसी मोमेंट्स पे काम आते हैं। ऑब्वियसली अगर उन्होंने कोई आपको स्टॉक बाय करवाया है किसी पर्टिकुलर लेवल्स पे, तो इट इज़ देयर ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसके अपडेट्स वगैरह भी आपसे शेयर करें। इन केस दोज अपडेट्स आर नॉट कमिंग थ्रू टू यू फ्रॉम योर एडवाइज़र, अगर आपने एडवाइज़र को इनरोल किया है अपने साथ में, तो सर्टेनली देयर आर चांसेस कि आपको उसमें स्विच करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद भी किसी कंपनी में बैठे हुए हैं, किसी इन्वेस्टमेंट में बैठे हुए हैं, तो इतना पेन या इतनी स्टडी तो आपको खुद भी करनी पड़ेगी कि आप क्वार्टरली जाके उनको रिविजिट करें, क्योंकि अब होल्ड टाइट सिट टाइट वाली सिचुएशन खत्म हो चुकी है। रोज़ किसी ना किसी बिजनेस धंधे के अंदर एक नई कंपनी खड़ी हो जाती है जो सामने वाले को कम्पीट पूरा करना स्टार्ट कर देती है। मैंने बहुत सुना है, ज़्यादातर जो हमारे पेरेंट्स थे या आजकल के भी 50 या 60 साल के लोग हैं, वो ये कहते आए हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। तो ये उनकी लिटरेसी है या सच है? सर देखिए, उनके एक्सपीरियंस से वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के डाउनफॉल देखे, मार्केट में हाहाकार देखा हर्षद मेहता के टाइम में, या ऐसे ऐसे फ्रॉड्स देखे। देखिए, जो कंपनियां आज हम निफ्टी 50 में देखते हैं, आज से यदि 10 साल पहले का निफ्टी 50 देखेंगे तो वो शायद वहाँ पे थी ही नहीं, और उससे 15 साल पहले जाएंगे तो निफ्टी 50 की टॉप कंपनियों में वो कंपनियाँ थी ही। तो कितना मुश्किल है किसी कंपनी को निफ्टी 50 में जगह बनाना और वहाँ पर टिके रहना। तो यही मार्केट में क्या है, ये दिखाता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी कम है कंपनियों के सक्सेसफुल होने की, धंधे में लीडर बनने की, मार्केट में ग्रो करने की। क्या है कि जैसे सर बता रहे थे, पीछे भी समय से बात होती थी, तो आपने देखा कि कंपनियां चेंज होती रहती हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, नई सर्विस लेकर के आ रही हैं, और जब नया प्लेयर मार्केट में आता है, अभी हमने देखा बिरला ओपस पेंट आया, तो एशियन पेंट इतना पुराना लीडर है, उसको भी दिक्कत हो रही है। 5% 6% मार्केट शेयर वो ले चुका है अभी तक। जब इतना बड़ा प्लेयर इतनी बड़ी कैपिटल के साथ में आता है, तो पुरानी लीगेसी भी चेंज हो जाती है। तो शायद आज से 5 साल पहले जिसने एशियन पेंट ब्लू चिप समझ के खरीदा होगा, आज उसे डाउट हो रहा होगा कि मैंने एशियन पेंट क्यों खरीदा, मैं कुछ और ख़रीद लेता। तो बेटर तो यही है कि हम निफ्टी 50 में या इंडेक्स में इन्वेस्टेड रहें। वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि 80% निफ्टी 50 या इंडेक्स फंड में आपको पैसे लगाने चाहिए। अब जो बड़े लोग हमें बताते हैं कि वो क्यों बताते हैं, क्योंकि हर्षद मेहता के टाइम पे या जहाँ से भी उन्होंने सुना, इस तरीके के काफ़ी शेयर उन लोगों ने लिए, और जो है उनके रिश्तेदारों ने लिए।
मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, एक रिलेटिव मेरे पास आए, काफ़ी सारे उनके पास में शेयर थे, तो शायद 50 या 60 कंपनियों में से 2 या 3 कंपनियां ही चल रही हैं। अच्छा। वो सारे शेयर रद्दी हो गए, कंपनियां बंद हो गई, केवल 2 या 3 कंपनियां ऐसी थी, लेकिन जो चली उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट उनका रिटर्न करके दिया। तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि ये गैम्बलिंग है। तो आज भी क्या है, आज भी इतना सारा डेटा का फ्लो है, हर प्रमोटर को पैसा चाहिए, हर किसी को IPO लाना है स्टार्टअप करने के बाद में। तो ये सब पैसा कहाँ जा रहा है, इन्वेस्टर का पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है? यदि आप और हम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा कहीं तो यूज़ हो रहा है, या तो इन्वेस्टर जो प्रमोटर है उसकी लग्जरी में यूज़ हो रहा है, जैसे जैनसोल के केस में हमने देखा कि उन्होंने DLF कैमिलियाज में फ्लैट्स वगैरह ले लिए और ये सब हुआ, या हर साल कहीं ना कहीं ऐसा होता रहता है। तो हमें अपने एक्सपीरियंस से क्या करना है कि एक तो सही कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, दूसरा जैसे ही प्राइस ड्रॉप होता है तो सबसे पहले देखना है कि प्राइस क्यों ड्रॉप हुआ। जैसे कि DHFL मेरे पास में काफ़ी क्वांटिटी थी, जब DHFL का फ्रॉड हुआ तो पहले ही दिन मैंने उसको सारी पोजीशन को कट करा। तो सबसे पहले तो ये हार्श डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि यदि कहीं गलती होती है तो अपनी गलती मानिए और वहाँ से निकलिए। और गलती होने के चांसेस रहते हैं हमेशा गलती होने के चांस रहते हैं, हमेशा आप गलत हो सकते हैं। कंपनी का प्रमोटर आपने जो बैट करी वो गलत हो सकता है, इंडस्ट्री में कुछ हो सकता है, इंडस्ट्री में ही कुछ ऐसा हो जाए। अभी जैसे क्रूड के प्राइस कल 14% बढ़े हैं, तो मान लीजिए अब क्रूड अनसर्टेन रहता है, यदि ये वार चलती है तो काफ़ी दिनों तक इंडस्ट्री सफ़र करेंगी, सारी जो भी क्रूड से इम्पैक्ट करती हैं, पेंट इंडस्ट्री या जो दूसरी हैं। तो वहाँ पे आपको देखना होगा किस तरह से मैनेज करना है। जुआ तो एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि यदि आप रिसर्च करेंगे, कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने APL अपोलो की बात करी, तो वहाँ पे आपको देखना है कि क्या कर रहा है प्रमोटर। वहाँ पे मैंने प्रमोटर को देखा कि प्रमोटर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक शिप पे लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें चांदी का वन दे रहे हैं ले जा करके। क्यों दे रहे हैं? कि आपको ये अपने काउंटर पे रखना है और ये याद रखना है कि ये कंपनी नंबर 1 बनने वाली है पाइप्स में, और आपको ये याद होना चाहिए। उनके वर्कर को अपनी T-शर्ट पहना रहे हैं APL अपोलो ट्यूब्स की, APL अपोलो की कैप पहना रहे हैं, और ये सब जगह विजिबल था। तो यदि आप ये सब देख के, कंपनी की बैलेंस शीट देख के, प्रमोटर का बैकग्राउंड देख के, उसकी झील देख के, प्राइस के मूवमेंट को देख के, तो आप अपने रेड फ्लैग्स को कम कर सकते हैं। और जुआ नहीं कह सकते फिर आप इसको, एटलीस्ट यदि आपने इतनी रिसर्च कर ली है। यदि आपने किसी फ्रेंड के कहने से लिया और वो भी, उसके पास भी रीज़न नहीं है कि ये भाई क्यों ले रहे हैं हम ये शेयर, ये क्यों हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तो जुआ है। और जुआ तो आजकल खेलने की ऐसी, हमने जैसे बताया कि ड्रीम 11 पे इतने प्लेयर हैं, फैंटेसी गेमिंग इतनी तेज़ी से चल रही है, तो हर किसी को क्या है, तेज़ी से पैसे ग्रो करने हैं, और तेज़ी से करने में ही एक्सीडेंट होता है। कोई 2 टिप्स आप दीजिए हमारे व्यूवर्स जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 2 टिप्स आपसे चाहेंगे। टिप्स सबसे पहला हम ये देंगे कि अपनी मार्केट पे भरोसा रखिए। इंडिया बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है और करता रहेगा। सो अपनी कंपनी जो आप पिक कर रहे हो उसको रिसर्च बैक करके रखिए, और ये ज़रूर देख के रखिए कि कंपनी किस तरीके से इवॉल्व हो रही है और कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है। सेकेंडली आई वुड से, किसी भी लेम ग्रुप्स में आके या किसी भी किसी के सेंटिमेंट्स में आके, किसी की बातों में आके कभी भी इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही प्रूडेंट थिंकिंग है, बहुत ही प्रूडेंट अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको एक बहुत लॉजिकल तरीके से लेनी चाहिए। एंड अपने पैसे को सर्वाइवल ऑफ योर मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको अपने सारे पैसे बर्स्ट कर देने हैं। स्टॉप लॉस लीजिए, पैसे को बचाइए और अपने पैसे को अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। आपकी साइड से देखिए, जल्दी से जल्दी एक तो कमाना शुरू कीजिए 18-20 साल से, और फिर क्या है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखे। लेकिन कहाँ, डायरेक्टली इक्विटी में नहीं, म्यूचुअल फंड के थ्रू, सिप्स के थ्रू, जिससे कि आपको पता चले कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बिजनेस कैसे काम करते हैं, और धंधे की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बुक्स पढ़ते रहिए, रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, जो भी इस तरीके की मोटिवेशनल बुक आपको लगें। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की अभी भी बहुत कमी है हमारे घरों में, उस तरीके की बात नहीं होती। लेकिन बनिया फैमिली से या आप इस तरीके की फैमिली से आते हैं तो वहाँ पे ज़रूर धंधे के बारे में कोर प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं घरों में। तो वो कोर प्रिंसिपल आपको आने चाहिए कि धंधा कैसे काम करता है, लोन कैसे काम करता है, ब्याज का क्या लोड होता है। कंपनियों पे भी वही लोड होता है जब वो डेट बढ़ा लेती हैं, और घर में भी वही लोड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे रिपेमेंट करेंगे, कैसे धंधे को बड़ा बनाया जाता है। और तो धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप होएगी। सिप से आपका एक फंड शुरू हो जाएगा। डायरेक्टली मार्केट में ना आए, और मार्केट में भी यदि आते हैं तो फिर धीरे धीरे स्टॉप लॉस के साथ में आपको एक एक कंपनी चूज़ करके आप एक एक शेयर इकट्ठा करेंगे धीरे 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 धीरे। और बुक्स ज़रूर पढ़ते रहिए, टॉप 5 बुक्स तो आपको पढ़नी ही चाहिए। ऐसी कोई बुक्स रिकमेंड कीजिए आप लोग। जैसे रिच डैड पुअर डैड की मैंने सारी सीरीज पढ़ी हैं, एटॉमिक हैबिट्स है, 5 AM क्लब है, और आजकल कुकू FM में एक ऐप है, उस पर काफ़ी चलती हैं, तो वहाँ पे भी आप ऑडियो बुक्स वगैरह सुन सकते हैं चलते हुए।
थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा। जितने भी हम लोग इस कमरे में बैठे हैं हमें तो फ़ायदा हुआ ही, और उम्मीद होगी कि जो लोग हमें स्क्रीन पे देखेंगे वो लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।